हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एक और नए सैम्पल पेपर की। इस सैम्पल पेपर का जो भी पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है एंड ये हमारा दूसरा सैम्पल पेपर है। ऑलरेडी मैंने एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टर्म 2 के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपको उसके क्वेश्चंस का और उसके पीडीएफ का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा एक पेपर। दिस इज सैम्पल पेपर टर्म 2 का, क्लास 11th केमिस्ट्री का। मार्क्स होंगे हमारे टोटल 35 और टाइम होगा हमारा 2 आवर्स का, जिसमें से आपको क्या करने हैं 12 क्वेश्चंस करने हैं। 1 to 3 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो है 2 मार्क्स के ईच। 4 से 11 जो क्वेश्चंस है दे आर 3 मार्क्स क्वेश्चन और 12 वाला जो है दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी सेक्शन ए की। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट pH when 9.8 grams of H2SO4 is dissolved in 2 liter of solution। हमें इसका क्या फाइंड करना है pH। सबसे पहले अगर हम बात करें हमें कितने मोल्स ऑफ H2SO4 दिया, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास बाय मोलर मास। 9.8 इज द मास गिवन और मोलर मास होता है H2SO4 का होता है 98, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सोल्यूशन की फाइंड करनी है H2SO4, क्योंकि जो pH के लिए हमें चाहिए होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो H2SO4 का हम क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, ये हो जाएगा 0.1 और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर्स, तो ये हो जाएगा 0.05 मोलर सोल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, हमें H2SO4 दिया हुआ है कितना 0.045 मोलर सोल्यूशन, बट H2SO4 डिसोसिएट होता है 2H प्लस एंड SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो H2SO4 की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर्स, तो H प्लस का कितना कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल 2 मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन, सो 0.05 होगा डिसोसिएट 0.1 मोल्स में मोलर कंसंट्रेशन। सो हमें क्या मिल गया है, वी गॉट द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन और हम निकाल सकते हैं pH। सो pH होता है हमारा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 होता है 10⁻⁻⁻1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा +1। तो ये हो जाएगा pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द 1, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, व्हाट हैपन्स, राइट इक्वेशन इन्वॉल्विंग HiNO3 इज हीटेड एंड KNO3 इज हीटेड। याद रखना जब HiNO3 हीट होता है, ठीक है, जो HI के सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, याद रखना, क्योंकि जो HI है उसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ की वजह से ये क्या करता है, NO3 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जब भी आप इसको हीट करोगे ये ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये बना देता है ऑक्साइड। जो लिथियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसके नाइट्रेट्स एंड जो इसके बाकी कार्बोनेट्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल। सिमिलरली सपोज आपके पास है KNO3 को आप हीट करते हो, सो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, सो आपके पास क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को आप हीट करते हो, ये बना देता है हमारा पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। पोटेशियम नाइट्राइट इज फॉर्म प्लस यू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिथियम के जब नाइट्रेट्स को आप हीट करते हो तो आपको ऑक्साइड मिलता है और पोटेशियम के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो यू विल गेट द नाइट्राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2B इज 32 × 10⁻⁹ कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सपोज जो A2B है, सपोज आपने उसका सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन में डाला है और ये सोल्यूशन होता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, जैसे ही आपने इसको डाला ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आपकी 2A+ आयंस विल गेट डिसॉल्व एंड 1B2 नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन दे विल गेट डिसॉल्व। ठीक है, सपोज पहले वाला जो कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S है, तो सेकंड वाले की सॉल्युबिलिटी सपोज A2B जो है उसकी सॉल्युबिलिटी S है, मतलब 1 मोल अगर डिसॉल्व हो रहा है तो जो A की आयंस है वो हो जाएंगी 2S, क्योंकि वो डबल है आयंस, तो 2S उसकी सॉल्युबिलिटी और उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी और B की हो जाएगी S। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, KSP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। KSP का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर दिस टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है हमारा 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B विच इज़ उसकी हमने फाइंड किया विच इज़ इक्वल टू सॉल्युबिलिटी रेज टू पावर 1। ठीक है, तो हमारा KSP निकल गया है विच इज़ 4 × S
रेज टू पावर 3। Ksp की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 32 इंटू 10 रेज पावर -9। s याद रखना सॉल्युबिलिटी है जो हमें फाइंड करना है, 4 इंटू एस रेज टू पावर 3। तो हम करेंगे सॉल्व इसे, s रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर -9, 10 रेज टू पावर -9 आ जाएगा। तो अगर हम इसका अंडर रूट ऑफ 3 कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, जो अंडर रूट ऑफ 3 ऑफ 8 होता है 2, अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू पावर -9 होता है -3। तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा हमारा इस सॉल्यूशन का 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक की तरफ से वी हैव टू शो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम टॉलिन बना देते हैं। बेंजीन के साथ अगर CH3 अटैच है दैट इज कॉल्ड एज टॉलिन। सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है 4-नाइट्रोटॉलिन। 4-नाइट्रो में क्या है कि एक तरफ आपका CH3 अटैच है और फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप इज अटैच, और नेक्स्ट टू 4-डाइनाइट्रोटॉलिन। ठीक है, एक तरफ क्या आपके पास CH3 ग्रुप अटैच है और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप्स आर अटैच। तो ये हमें तीनों कंपाउंड्स दिए हैं और पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे इजी कहाँ पे अटैक करेगा। सबसे पहले याद रखना जो इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर हम बात करें सेकंड कंपाउंड की जहाँ पे क्या लग गया NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है बेंजीन रिंग पे। अगर हम अगले कंपाउंड की बात करें 2,4-डाइनाइट्रोटॉलिन, उसमें वो और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, एज ए रिजल्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल इजी अटैक कर सकता है दैट इज टॉलिन, देन 4-नाइट्रोटॉलिन, फिर आएगा हमारा 2,4-डाइनाइट्रोटॉलिन। नेक्स्ट हमें रिएक्शन दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमें एक कन्वर्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी आपको कोई कन्वर्शन दिया आप इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट लिख लोगे। सबसे पहले इनिशियल प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ, हमें मिला हुआ है CH3 CCH3 CH3Br। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें फाइनल दिया हुआ है CH3 CH3CH2Br। ये जो फाइनल प्रोडक्ट दिया है दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमें इस प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आप देखोगे पोजीशन ऑफ Br क्या है, वो पोजीशन ऑफ Br हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम Br को रिमूव करेंगे, हम यूज़ करेंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एक तरफ से Br रिमूव करता है फ्रॉम द कार्बन जिसके साथ Br रिमूव है, जो जिस कार्बन पे Br अटैच है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो Br रिमूव करता है, और उसके साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो हमारा एक Br और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा CH3 1 सेकेंड डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया एल्कीन। अब अगर आप देखो जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे Br अटैच है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन ऑफ HBr करेंगे, बट वी विल यूज़ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम यूज़ करेंगे इसके साथ परऑक्साइड। परऑक्साइड से क्या होता है, जो Br है वो उस कार्बन पे अटैच करता है डबल बॉन्ड पे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो Br है CH2 के साथ अटैच करेगा, H अटैच करेगा कार्बन के साथ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगर हमें दिया फोर्थ का C पार्ट, ब्यूट 1 आयन लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल वेयर एज ब्यूट 2 आयन डज नॉट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3 ये हमारा है ब्यूट 1 आयन का स्ट्रक्चर, और ब्यूट 2 आयन का स्ट्रक्चर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब कार्बन अगर आप देखो इसमें जो हमारे पास एल्काइंस होते हैं इसमें कार्बन होते हैं हमारे sp कार्बन। sp जो कार्बन होता है याद रखना उसमें s करेक्टर होता है 50%, जो सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा ये कार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। तो याद रखना, जिन कार्बन पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं और वो हाइड्रोजन हो जाते हैं एसिडिक। तो फर्स्ट वाला अगर आप कंपाउंड देखोगे तो दो कार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बट एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। तो ये बनाता है NC ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे रिजल्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो जो हमारा ब्यूट 1 आयन है वो है एसिडिक। बट अगर हम सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, सेकेंड कंपाउंड में जो कार्बन है, अगर आप देखोगे जो दोनों कार्बन है वो sp तो है, बट इन कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सो एज ए रिजल्ट ये जो कंपाउंड्स हैं इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एज ए रिजल्ट ये सोडियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे और हाइड्रोजन विल नॉट बी रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का और का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। सपोज आपको दिया हुआ है कंपाउंड ये, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है साइक्लिक कंपाउंड दिया, इसके साथ डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस। तो आज जब भी आप ओजोनोलिसिस करते हो याद रखना आप लेते हो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O। तो जब भी आप ओजोनोलिसिस करोगे तो सिंपल आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है वो आपको क्या करने हैं, ब्रेक करने हैं। और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या करना है, जिस कार्बन के डबल बॉन्ड आपने ब्रेक करने हैं उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करना है, अटैच करना है। तो सिंपल ओजोनोलिसिस में ऐसे करते हैं। एज ए रिजल्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हम बनाएंगे 5 कार्बन का एक कंपाउंड, उसके साथ लगा लेंगे डबल बॉन्ड O और हम बनाएंगे CH3COCH3। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में ओजोन, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में याद रखना डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके डबल बॉन्ड O बना लेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे दो कंपाउंड बनेंगे। पहला हमारा बनेगा साइक्लोपेंटेन ऑन और सेकेंड कंपाउंड बनेगा हमारा प्रोपेन ऑन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोन। फोर्थ का बी पार्ट दिया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, सपोज आपके पास बेंजीन है, आपने बेंजीन को रिएक्ट किया है H2SO4 प्लस HNO3 के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हो तो NO2 अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसे बोलते हैं हम नाइट्रेशन। सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनता है नाइट्रोनियम आयन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो आप क्या करते हो, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करते हो रिएक्शन दोनों की, ठीक है। और हमारा पहले बनेगा NO2 पॉजिटिव, साथ में बनेगा HSO4 नेगेटिव प्लस H3O प्लस। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप वेयर इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। सो देयर इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। तो बेंजीन रिंग होगा हमारे पास, तो बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, जो NO2 है, क्योंकि NO2 पे पॉजिटिव चार्ज है, वो बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं, बेंजीन रिंग पे NO2 अटैच है, साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन इसके साथ होगा और यहाँ पे रेजोनेंस होती है वो, बट कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होती, तो हम इसे ऐसे हाफ रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन अटैच है NO2 के साथ वो रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये कॉम्प्लेक्स है NO2H। अब क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में हमारा बना है HSO4, जो HSO4 है वो इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4, ठीक है। तो याद रखना इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ नाइट्रोनियम आयन। कैसे जनरेट किया आपने रिएक्ट किया HNO3 को H2SO4 के साथ, NO2 आयन जनरेट हुआ। NO2 ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, किस पे, बेंजीन रिंग पे अटैक किया, वहाँ पे अटैच कर दिया, तो एक रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर बना, हाफ रेजोनेंस, हाइड्रोजन NO2 दिखेगा आपको। और ये जो NO2 के साथ वाला हाइड्रोजन है वो HSO4 क्या करेगा, उसे हाइड्रोजन को ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में दे देगा,
result in formation of nitrobenzene. तो ये था हमारा mechanism of nitration of benzene. So this was question number 4th. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू फ्लेम वेयर एज अल्कलाइन अर्थ मेटल विल गिव। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले याद रखना, जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है इनका जो साइज है इट इज़ वेरी स्मॉल साइज। तो इनका साइज इज स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो भी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल। ठीक है, अगर अदर अल्कली मेटल से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। सो काफ़ी एनर्जी, सो एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट। जब आप फ्लेम्स देते हो, ठीक है, सपोज आपने हीट दिया है तो एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो पाता है, एज ए रिजल्ट दोनों कलर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th का बी पार्ट, कंपेयर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ लिथियम एंड सोडियम विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नॉर्मल अगर आप ट्रेंड देखो तो क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि कौन जितना जल्दी क्या हो सके ऑक्सीडाइज, खुद वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। तो नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। क्योंकि सीजियम जो है उसका साइज़ काफ़ी क्या बड़ा है, उसका साइज़ है, तो बड़ा साइज़ होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। और लिथियम का क्योंकि सबसे छोटा साइज़ है, स्मॉलेस्ट साइज़ है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो लिथियम का क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, सीजियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जैसे ही आप एक्वस सोल्यूशन में लेते हो तो ट्रेंड बदल जाता है। तो आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, देन लिथियम। तो जो लिथियम है उसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वो सबसे ईजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और सोडियम का सबसे कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप लिथियम को क्या डालते हो, वाटर में डालते हो, तो लिथियम का साइज़ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से लिथियम को ईजिली वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, सराउंड कर लेते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करके इसको काफ़ी ज़्यादा क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। सो एज ए रिजल्ट लिथियम में क्या होता है, जो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जब इसको सराउंड करते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो लिथियम प्लस की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और वो जो फैक्टर होता है वो फैक्टर आयनाइजेशन इंथैल्पी से भी क्या होता है, बड़ा होता है। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी से भी बड़ा फैक्टर आ जाता है, दैट वाज हाइड्रेशन इंथैल्पी, और लिथियम का काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हाइड्रेशन इंथैल्पी हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट लिथियम ईजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो इट बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम में क्या होता है, सोडियम की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो तो हाई होती है, बट उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी इतनी ज़्यादा हाई नहीं हो पाती। सो उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, एज कंपेयर टू लिथियम क्या होती है, कम होती है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से सोडियम सबसे कम क्या हो जाता है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके हमें 3 पार्ट है और ये और वाला क्वेश्चन है। नेम 1 क्लोराइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन इथेनॉल। तो याद रखना जो हमारा एक क्लोराइड है वो है BeCl2। BeCl2 जो है वो कोवेलेंट नेचर का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो Be का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज। जो कैटाइन का साइज है वो स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, इसका जो पोलराइजिंग पावर होता है, इट हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींच सकता है। सो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, तो फजान्स रूल की याद रखना, जब कैटाइन का साइज स्मॉल होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये कंपाउंड जो BeCl2 है वो इथेनॉल में भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। हमें बी दिया हुआ है, बी का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है H2CO3 डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर देन Na2CO3। अगर हम बात करें Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करो ये कन्वर्ट हो जाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज कर देता है। तो वाई लिथियम कार्बोनेट्स आर ईजिली डिकम्पोजेबल, ईजिली डिकम्पोज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लिथियम का अगेन जैसे बेरिलियम का था वैसे ही लिथियम का क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ये पोलराइजिंग होता है, और ये किसको पोलराइज कर लेता है, कार्बोनेट आयन को। तो कार्बोनेट आयन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है,
CO3 2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है और उसको ईजिली क्या कर सकता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है BeSO4 जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है बट BaSO4 इज नॉट। अगर हम बात करें लैटिस इंथैल्पी की, दोनों कंपाउंड की जो लैटिस इंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम रहती है। बट Be का क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो Be2+ आइंस है इसको क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल ईजिली क्या कर सकता है, सराउंड कर सकता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। जो ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करता है, सराउंड करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है, वो क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है इन BaSO4। और हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी को क्या कर सकती है, ओवरकम कर सकती है इन BeSO4। एज ए रिजल्ट जो BeSO4 है वो सॉल्युबल हो जाता है। और अगर हम बात करें BaSO4 की, जो बेरियम है उसका साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल इसलिए सराउंड नहीं कर सकते और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, उसकी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन +1 ऑक्सीडेशन इन ग्रुप 13 एंड +2 ऑक्सीडेशन इन ग्रुप 14 बिकम्स मोर स्टेबल विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। मैं साइड पे बना लेता हूँ। ग्रुप 13 जो होता है वो उसमें होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, ये हमारा है ग्रुप 13। और साथ में बना लेता हूँ ग्रुप 14। ग्रुप 14 में आता है हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, ग्रुप 13 होता है NH2NP1, ग्रुप 14 होता है NH2NP2। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नॉर्मल जैसे बेरिलियम है, जैसे बोरॉन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, कार्बन का क्या होता है +4, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का होता है +4। बट जो नीचे वाला एलिमेंट होता है जैसे थेलियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1। सिमिलरली जो Pb है, जो हमारे पास क्या है, लेड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2। ऐसा क्यों होता है, डाउन द ग्रुप +1 एंड +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे आप थेलियम और लेड में जाते हो, थेलियम और लेड में क्या होता है, दोनों में देयर इज प्रेजेंस ऑफ इनर D एंड F ऑर्बिटल। दोनों में क्या होता है, इनर D और F ऑर्बिटल दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और D एंड F ऑर्बिटल के ऐड होने से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो जाता है इनका। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते। रिपेल नहीं करने से क्या होता है, जो इसके s इलेक्ट्रॉन्स है, NS2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के, थेलियम और लेड के, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और s इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आपको क्या दिखता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि D एंड F ऑर्बिटल ऐड होते हैं। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर को रिपेल नहीं करते, तो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई डाउन द ग्रुप थेलियम विल हैव +1 एंड लेड विल हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन द एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर हम बात करें गैलियम की, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट गैलियम, गैलियम में क्या होता है, देयर आर एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D। गैलियम जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो गैलियम में क्या होता है, इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। ठीक है, और 3D इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट शो, ये भी शो नहीं करते, दे डू नॉट शो शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये भी शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज फिर इंक्रीज हो जाता है। तो गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से गैलियम का साइज़ क्या होता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। और साइज़ कम होने की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ गैलियम विल बिकम हाई। तो जैसे आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हो तो गैलियम में क्या होता है, याद रखना, देयर इज D ऑर्बिटल ऐड हो जाता है इनर, बट वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनफ रिपल्शन नहीं होती, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीज और आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 का C पार्ट, एल्यूमिनियम फॉर्म AlF6 3 नेगेटिव बट बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6 3 नेगेटिव।
अगर हम बात करें AlF6 3 नेगेटिव, एल्यूमिनियम क्यों बना सकते हैं? अगर हम नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये होता है नियॉन 3s2 3p1। तो अगर आप बात करें जो 3 है, 3 शेल का 3d ऑर्बिटल भी क्या होगा? फ्री। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है? देयर इज एम्प्टी d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या कर सकता है? d ऑर्बिटल यूज करके भी ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो दैट्स वाई इसका 6 ये फ्लोरीन के साथ अटैच कर सकता है। बट अगर हम बात करें BF6 3 नेगेटिव पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, ये होता है हीलियम 2s2 2p1। अगर हम बात करें सेकंड सबशेल की, सेकंड सबशेल में d ऑर्बिटल नहीं होता, तो मैक्सिमम बोरॉन के पास आउटर मोस्ट सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स। सो मैक्सिमम जो बोरॉन है वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव, सो देयर इज नो d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल ना होने की वजह से इट कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। तो SbF6 जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट हैपन व्हेन गिव कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। हमें इसकी इक्वेशन दिया, हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एट 500 केल्विन। तो सपोज आपके पास बेंजीन है, ठीक है, सपोज यू हैव बेंजीन और आपने रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एट 500 केल्विन। तो याद रखना इसमें हो जाता है एडिशन रिएक्शन। जो क्लोरीन है वो क्या करता है? सारी पोजीशंस पे जहां डबल बॉन्ड है सारी पोजीशन पे क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो बिकॉज इट हैज एडेड टू 6 पोजीशन, इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो हमारा बनता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इज फॉर्म्ड। 7th का बी पार्ट दिया है, व्हेन इथाइन इज हीटेड विद आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। सपोज आपको दिया हुआ है इथाइन, इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। आपको इस दिया हुआ है रेड हॉट आयरन ट्यूब दिया हुआ है एट 873 केल्विन पे, इसको आपने हीट किया। तो याद रखना ये जो इथाइन है ये शो करता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, हमारा क्या बन जाता है? बेंजीन। तो याद रखना इथाइन विद आयरन ट्यूब इन आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन हमारा बना देता है बेंजीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपीन इज रिएक्टेड विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन है, हमने रिएक्ट किया है इसे H2SO4 के साथ। अगर हम बात करें H2SO4, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, S के साथ क्या होता है? डबल बॉन्ड O एंड OH इज प्रेजेंट। तो याद रखना H2SO4 क्या होता है? एसिडिक होता है, तो H प्लस सेपरेट हो जाता है, OH O नेगेटिव क्या हो जाता है? सेपरेट। और जो O नेगेटिव है, जो नेगेटिव पार्ट है, याद रखना ये एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस प्रिंसिपल। मार्कोनिकॉस प्रिंसिपल के हिसाब से द नेगेटिव पार्ट जो O है वो अटैच करेगा उस कार्बन पे वेयर हाइड्रोजन्स आर लेस इन द डबल बॉन्ड। तो ये सेकंड सेंटर वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा साइड वाले कार्बन पे। आपको मिलेगा CH3CHOSO3H, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। तो ये जो हमारा कंपाउंड बने इसे बोल सकते हैं प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसे बोलेंगे प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म। तो H2SO4 जब भी डिसोसिएट होता है बनाता है H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव। HSO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं OSO3H, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन पे अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, गिव रीजन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। तो HNO3 क्यों ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर में? तो याद रखना जो HNO3 है इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है उसमें वो क्या करता है? एल्यूमिनियम HNO3 के साथ कंबाइन करके बनाता है HAl2O3। सो ये बना देता है एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम बना लेता है एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड Al2O3 की। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो फर्दर, तो जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी, सपोज आपके पास एल्यूमिनियम मेटल है तो इसमें क्या बन जाएगा? एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा Al2O3 का।
और ये जो Al2O3 है ये बाकी एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HNO3। नेक्स्ट रिएक्शन है ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड एल्यूमिनियम पीसीस इज यूज टू ओपन ड्रेन। अगर हमने एल्यूमिनियम लिया है, साथ में हमने लिया है NaOH और वाटर के साथ जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज़ Na प्लस AlOH4 नेगेटिव। ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है ये यूज होती है टू ओपन ड्रेन, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर से क्या कर सकता है ये हाइड्रोजन गैस जो ड्रेन्स हैं उसको ओपन करने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट, वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। अगर ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन लेयर्स। ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो जो कार्बन होता है वो हेक्सागोनल शेप होता है, और हेक्सागोनल शेप क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होता है। और आपस में जो ये लेयर्स अटैच होती हैं एक दूसरे से, तो सबसे पहले तो ये लेयर से होता है, दे आर अटैच बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, दे कैन ईजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, ये जो सरफेस है इट बिकम्स स्लिपरी। ठीक है, तो ये स्लिपरी हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई ग्रेफाइट, क्योंकि स्लिपरी होने की वजह से वी कैन यूज इट एज ए लुब्रिकेंट। नेक्स्ट हमें दिया क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट ए है, राइट द कॉन्जुगेट बेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सपोज आपने दिया HSO4 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस अगर आपको किसी का फाइंड करना है तो आप उसमें से H प्लस रिमूव कर दोगे, आपका बनेगा SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली आपको एसिटिक एसिड दिया है CH3COH, अगर आपने इसमें से H प्लस रिमूव कर दिया आपका कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा, तो CH3COO नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आपको बेस बनाना है तो आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, अगर आपको किसी का एसिड बनाना है कॉन्जुगेट तो H प्लस यू विल ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें दिया हुआ है pH दिया हुआ है HOCl का विच इज 2.85 pH दिया हुआ है, साथ में हमें इसकी क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है सॉल्यूशन की विच इज 0.08 मोलर्स पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब याद रखना, डेसीमीटर क्यूब पर लीटर होता है, तो मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी। ठीक है, हमें दिया हुआ कंसंट्रेशन ऑफ HOCl दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको याद पता होना चाहिए जो pH है दैट इज गिवन एज 2.85। जो pH होता है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को हम pH बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.85, और वी कैन राइट लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू -2.85। ठीक है, अब हम जब किसी का लॉग का एंटी लॉग लगाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, एंटी लॉग लगा लोगे तो लॉग ऑफ H प्लस का एंटी लॉग हो जाता है H प्लस। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, इट विल बिकम इक्वल टू 1.41 10⁻³ आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर आपको क्या बनाना है, यू हैव टू फाइंड द आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो आप इक्वेशन बनाओगे HOCl है वो डिसोसिएट होगा H प्लस एंड OCl नेगेटिव में। HOCl का कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 0.08 मोल्स पर लीटर, DM पर क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू लीटर, तो मोलैरिटी दिया हुआ है। H प्लस का कंसंट्रेशन भी हमें पता चल गया 1.41 10⁻³ और जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही OCl नेगेटिव का कंसंट्रेशन होगा विच इज 1.41 10⁻³ तो हम लगा लेंगे फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है Ka, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HaOCl नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HOCl। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे 1.41 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, डिवाइडेड बाय 0.08। जब आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4 × 10⁻⁵ दैट इज द आंसर। ये है हमारा वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, हमें सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है स्टेट ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल वेरी सिंपल है, इसमें क्या बोलते हैं, अगर आपने क्या किया, यू हैव मेड एनी चेंज इन एनी फैक्टर, you have made any change in any factor that determine
दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपने कोई ऐसे फैक्टर में चेंज किया जिससे क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या आ जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। सो इट विल कॉज सिस्टम टू चेंज, it will cause system to change in such a manner to counteract the change, ठीक है। सपोज आपने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में कोई भी चेंज किया है, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि वो जो चेंज है उसको काउंटरएक्ट मतलब उस चेंज को कम करने की कोशिश करता है इक्विलिब्रियम। तो यही है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये 9th का हम और पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमें क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। हेबर प्रोसेस की सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 + 3H2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। ये हेबर्स प्रोसेस है और डेल्टा H का वैल्यू क्या दिया हमें, नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर ऑन यील्ड ऑफ अमोनिया। सपोज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऑलरेडी रिएक्शन में टेम्परेचर हाई है और आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो जो रिएक्शन है वो क्या करती है, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, तो ये जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये रिएक्शन चले जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया की जो प्रोडक्ट है तो उसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो याद रखना, अमोनिया की जो यील्ड होगी दैट विल डिक्रीज। सेकेंड दिया हुआ है हमें, प्रेशर क्या किया, डिक्रीज किया। अगर आप इसको देखोगे, जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने गैसेस के, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, तो रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 मोल्स। अब आपने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया। प्रेशर डिक्रीज करने से ओवरऑल प्रेशर कहाँ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो। अगेन प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि N2H2 का प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होगा, अब ज़्यादा मोल्स कम हो जाएंगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगेन जो अमोनिया का जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, द यील्ड विल डिक्रीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपने क्या लिया, बेंजीन लिया है और बेंजीन को हमने कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 और H2SO4 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब क्लोरीन के साथ जब FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, FeCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, दिस इज ए लुईस एसिड। तो ये एक क्लोरीन को अपनी तरफ अटैच कर लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeCl4 नेगेटिव और हमारा बनता है Cl+। अब ये जो NO2 ग्रुप है, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो क्लोरीन विल गेट अटैच एट द मेटा पोजीशन, ठीक है। तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है तो क्लोरीन हम मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। तो याद रखना, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन टू M नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलिन, ठीक है। अगेन हमने क्या लिया, सपोज यू हैव टेकन बेंजीन, बेंजीन को आपने रिएक्ट किया विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। इसमें अगेन क्या होता है, जो AlCl3 है वो एक क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 नेगेटिव, हमारा बनता है CH3 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव बेंजीन पर अटैक करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन, हमारा टॉलिन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, टॉलिन बन गया और हम इसे रिएक्ट करेंगे HNO3 और H2SO4 के साथ। तो याद रखना ये जो टॉलिन है ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो हमारा जो NO2 है वो अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे और इट विल गेट अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजीशन।
अब याद रखना पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलिन यू कैन प्रिपेयर यूजिंग दिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फिनॉल टू एसिटोफिनॉल। ठीक है, फिनॉल से हमें क्या बनाना है, एसिटोफिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया है, फिनॉल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको रिएक्ट करोगे जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ इसको अगर आप हीट करोगे तो आपका बन जाता है बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन को आप रिएक्ट करोगे CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये सिमिलर रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट, इसे बोलते हैं हम एसाइलेशन। ठीक है, इसमें CH3CO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ COCH3। ये जो हमारा कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफिनोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। राइट वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड P। सबसे पहले वैन डर वाल इक्वेशन लिखते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन होता है हमारा प्रेशर प्लस AN² बाय V²। इसको मल्टीप्लाई करते हैं V माइनस NB, इट इज़ इक्वल टू nRT। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो याद रखना इसमें P क्या होता है, P इज प्रेशर, P प्रेशर होता है, V क्या होता है हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। याद रखना वैन डर वाल जो हमारी इक्वेशन होती है ये हम यूज़ करते हैं इन रियल गैसेस, और ये जो हमारे प्रेशर के साथ जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है AN²/V², दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन, और वॉल्यूम के साथ जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब ये जो A है इसका मतलब क्या, ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A। सो A को हम बताएंगे, A विल टेल द मेजर ऑफ, इट टेल द मेजरमेंट ऑफ magnitude of intermolecular attraction forces between particles. Okay, so this A will tell how much of force of attraction is present between the particles. So A will tell this, whereas B will tell the measure of volume of gas molecules. ठीक है, तो जब हमारे पास नॉर्मल रियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन थी तो हमने बोला था PV इज इक्वल टू nRT। तो बट हमने क्या उसमें कंसीडर किया था, जो प्रेशर है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होती है, और वॉल्यूम क्या होता है ऑफ द गैस पार्टिकल्स हमने ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर किया था, वो दोनों चीज़ें रॉन्ग थी। सो दैट्स वाई हमने ऐड किया प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो A है वो हमें टेल करता है मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि पार्टिकल्स में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और B बताता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसी से हम बना सकते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। यूजिंग द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT शो दैट एट गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इससे हमें शो करना है जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास ऑफ दैट गैस। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, प्रेशर को हम ले लेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी को शिफ्ट कर देंगे m डिवाइडेड बाय V RT डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें पता है जो मास बाय वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू द डेंसिटी RT बाय m। तो हमारा फॉर्मूला बन गया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो प्रेशर था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी हमने डिराइव किया यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन। 11th के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। द वेट ऑफ NH4 इन 9 लीटर सिलेंडर एट
12 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। आपको उसका वेट फाइंड करना है। हमें ऑलरेडी पता है हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज़ 9 लीटर्स, 9 लीटर्स वॉल्यूम है। हमें प्रेशर दिया हुआ है विच इज़ 16 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर दिया हमें 27 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको कन्वर्ट करना है 273, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है। और हमें पता है कि हमें फाइंड करना है वेट। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास। तो हमें मास पता करना है और मास, मोलर मास हमें पता है मीथेन का होता है 16। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 16, वॉल्यूम का दिया हुआ 9 लीटर्स, एन दिया हुआ है हमें m/16, मास बाय 16 विच इज मोलर मास। आर का वैल्यू याद रखना, जब लीटर्स और एटमॉस्फेयर दिया है तो आर का वैल्यू होता है 0.082, टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। सॉल्व करेंगे, m किसके इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 0.082 इंटू 300। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 2304 डिवाइडेड बाई 24.6। और जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा और मास मिल जाएगा 93.6 ग्राम्स। ठीक है। तो हमने इक्वेशन यूज़ किया PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन से हमने फाइंड कर दिया वेट ऑफ द मीथेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा एक क्वेश्चन होगा दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। ये होगा 5 मार्क्स का। इसमें हमें दिया हुआ केस, एंथैल्पी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, इट इज ए सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ द सिस्टम। हमें पता है डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द नॉन मैकेनिकल वर्क एंड कैपेसिटी ऑफ द हीट रिलीज, एंथैल्पी इज डिनोटेड एज H। द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज आर इन देयर स्टैंडर्ड। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब स्पीशीज सारी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होना चाहिए, वो अपनी प्योर स्टेट में होना चाहिए। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। तो वो 1 बार पे कोई भी सब्सटेंस जब प्योर हो दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड स्टेट। नेक्स्ट हमें दिया है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, मतलब जो कंपाउंड बन रहा है, सपोज आपका CO2 बन रहा है, ठीक है, और आपका बन रहा है सपोज CH3OH। तो ये आपको बनाना है उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेट, मतलब वो नेचर में कौन से स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बन की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2। तो आपको 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है फ्रॉम देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट इंडिकेट 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज बीन फॉर्म इन स्टैंडर्ड स्टेट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ये सब हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, देयर आर 4 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये ऑलरेडी हमें पता है। अगर हमें क्या करना है डेल्टा H और डेल्टा U को सेम करना, तो अगर हमारा डेल्टा V 0 हो गया, डेल्टा V 0 का मतलब क्या कि वॉल्यूम चेंज, और वी कैन से इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो तब क्या होगा, हमारा वॉल्यूम का टर्म 0 हो जाएगा और डेल्टा H जो एंथैल्पी है दैट विल बिकम इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर B की। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द रिएक्शन CH4 ब्रेक हो रहा है कार्बन इन गैस एंड 4H। व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द CH। हमें इसमें बताना है कि 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे 4 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे। इफ़ यू सी देयर आर 4 हाइड्रोजन वॉज अटैच टू ए कार्बन। तो हमारे 4 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और टोटल चारों बॉन्ड ब्रेक होने में हमारी एनर्जी यूज़ हो रही थी 1665 किलो जूल्स पर मोल। तो अगर 4 बॉन्ड ब्रेक करने में इतना एनर्जी चाह रहा है तो एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहेगा 1665 डिवाइडेड बाय 4। आपको एवरेज करना पड़ेगा, आ जाएगा 416.25 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करना है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन तो आपको 416.25 किलो जूल्स ऑफ मोल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर C। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस
द डेल्टा आर एच नॉट फॉर द रिएक्शन इज सेम एज डेल्टा एफ नॉट, यू हैव टू गिव द रीज़न। सबसे पहले कभी कभी क्या हो सकता है कि स्टैंडर्ड मोलर जो इंथैल्पी है, ठीक है, मतलब डेल्टा आर एच नॉट, ठीक है, वो कभी कभी इक्वल हो सकती है डेल्टा एफ एच नॉट के, ठीक है। मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कभी कभी क्या हो सकता है, इट इज इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। बट इसके लिए देर आर सम कंडीशन शुड बी मेट। कुछ कंडीशंस क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट हमारी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए फॉर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टू बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा दैट शुड बी 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए रिएक्शन में। एंड सेकेंड कंडीशन होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हैं, जो रिएक्टेंट होंगे, वो होने चाहिए उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में, दे शुड बी प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई भी रिएक्शन की बात करेंगे, सपोज आपने फॉर्म किया है CH3OH विच इज मिथेनॉल। तो मिथेनॉल अगर बना रहे हो तो कार्बन होना चाहिए, उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है C, हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है क्या हमारी H2, ऑक्सीजन की O2। तो हम इसको लिखेंगे 2.5। तो ये बन जाएगा हमारा, अगर हम इस रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड करेंगे दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, सेम होगा। बट जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है CaO2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, जो कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इट इज़ नॉट CO2। तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि द रिएक्टेंट आर नॉट प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अगर प्रेजेंट है स्टेबल फॉर्म में तो वो ऐसे होने चाहिए, C कैल्शियम प्लस कार्बन O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ये ले लेंगे हम 3/2, ठीक है। तो याद रखना, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और डेल्टा एच आर ऑफ द रिएक्शन इक्वल करने हैं तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि पहले तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड होना चाहिए और दूसरा रिएक्टेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। बट अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन में CaO एंड CO2 आर नॉट द मोस्ट स्टेबल स्टेट। कैल्शियम का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है Ca और कार्बन का होता है C, ऑक्सीजन का होता है O2। सो इन दिस केस दीज टू आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा D, द कंबशन ऑफ द बेंजीन गिव CO2 एंड H2O, ठीक है, गिव द रिएक्शन ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है हमें एनर्जी का वैल्यू विच इज -3263.9 किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, कंबशन ऑफ बेंजीन हमारा होगा C6H6 प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपने बेंजीन लिया दैट शुड बी 1 मोल, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कार्बन को, हाइड्रोजन को 3 से, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में 15/12। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे सबसे पहले डेल्टा Ng, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। अब याद रखना इसमें कौन कौन सी फॉर्म गैस की फॉर्म में है, एक CO2 एंड ऑक्सीजन है, तो माइनस करेंगे 6 - 15/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ये 12 - 15/2 और -3/2, डेल्टा Ng का वैल्यू आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे याद रखना, तो हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू U प्लस P डेल्टा V। अगर आपने कोई हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम 0 हो गया, तो दैट हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, तो U विल बिकम इक्वल टू -3263.9 किलो जूल्स। तो कभी भी आप एनर्जी सप्लाई करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो हो जाता है डेल्टा U के इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है, हीट ऑफ द कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है कि हम फाइंड करेंगे डेल्टा H, तो डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे, डेल्टा H फाइंड करना है। डेल्टा U की वैल्यू कितनी हमें दी हुई है, -3263.9 माइनस ऑफ डेल्टा Ng हमने फाइंड किया -3/2 इंटू जूल्स में दिया हुआ है, तो R की वैल्यू जूल्स में लिखेंगे विच इज
8.314 इंटू, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है तो टेम्परेचर हमें दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम लेंगे 298 केल्विन। ये हमारा जो वैल्यूज़ था यू का हमें दिया हुआ था, इन्होंने किस में दिया हुआ था, किलो जूल्स में, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हो जाएगा 3900 माइनस ऑफ 1238, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 3265 किलो जूल्स पर मोल। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हमें और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, N2O for 3CO N2O plus 3CO2 हमें दिया हुआ है, एंड गिवन दिया हुआ है हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो डेल्टा एच एफ ऑफ N2O प्लस थ्राइस ऑफ, क्योंकि CO2 थ्राइस है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, क्योंकि CO दिया हुआ है थ्राइस। तो प्रोडक्ट का जितने भी सारी वैल्यूज है सबको ऐड करके माइनस करेंगे हम रिएक्टेंट से, तो हमें मिल जाएगा इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो लिखेंगे 81 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 393 माइनस ब्रैकेट 9.7 प्लस 3 इंटू माइनस 110। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई है, हमने सब्सिट्यूट कर दी वैल्यूज़, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 81 माइनस 1179 माइनस 99.7 प्लस 330, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस 777 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर किए हैं आपको समझ आए हो। आप टर्म 2 के बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हो, मैंने लिंक डाला हुआ है, आप PDF भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।